अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज जो हम एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, बहुत ही बड़ी शख्सियत और मरूफ सहाफ़ी, जिन्होंने सहाफ़ी होने का हक अदा किया, जिन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल में भी हक की आवाज़ को बुलंद रखा और दबाव को मुस्तरद कर दिया और जो हक़ थे वो आवाम तक पहुंचाए। हजारों नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन, मारूफ सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी आवाज़ साहब, ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपना कीमती जो टाइम है वो हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा वक्त लिया और मुझे जो है वो गुफ्तगू करने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो सर जी, जो हमारे व्यूवर हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं? जी, मैं लाहौर से हूँ और आजकल इस्लामाबाद होता हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में। तो आपने ये सहाफत का अपना लाहौर से इस्लामाबाद का जो सफर है वो कैसे तय किया? क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? हाँ हाँ, एक लंबी कहानी है। इस तरह के सवाल वैसे तो कोई पूछता नहीं है और ना ही कोई लेकिन बस इतनी बात होती है कि ये सफ़र है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जैसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। तो बस बात इतनी सी है कि आपका काम आपके अल्फाज से ज़्यादा ऊंचा बोलना चाहिए, ना कि इंसान को खुद ऊंचा बोल बोल के बताना चाहिए कि वो क्या है, किस तरह है, कैसे है। तो ये ज़रूरी और अहम होता है। तो इस वजह से कोई मुश्किलात नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं, कुछ नहीं। ये सब आर्जी चीज़ें होती हैं, आर्जी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो सिर्फ ये है कि आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें। सब सुनने वाले, देखने वाले, जिन लोगों तक, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सिर्फ इतनी बात है कि जो आज की जंगें हैं और जो आज की जंग है, उसके अंदर आप फ्रंट लाइन पर हैं और जो लोग फ्रंट लाइन पर होते हैं उनको इंतहाई चाहिए होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर, कंधे के साथ कंधा जोड़कर हक और सच के लिए खड़े रहना भी उनके लिए ज़रूरी होता है। तो हक और सच के लिए डटे रहें, आगे बढ़ते रहें, सफ़र करते रहें। खुद ही अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाबियाँ देगा। आपको डरना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। बस ये बातें आप ध्यान में रखें तो अल्लाह पाक मेहरबानी कर देता है। ज़िंदगी के यही सफ़र होते हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी होती है, कौन सा गुजारा है, तो ये गुजर ही जाती है। सही है। तो सब जब आप हक़ाइक़ आवाम को बताते हैं, जब मुश्किल दौर है, वो मैं आगे आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो जब आप वो हक़ाइक़ बता रहे थे, क्या मौजूदा जो हुकूमत थी, यानी जब तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, सबको कहा गया था कि आपने जो है ना वो हक़ाइक़ पर मबनी कोई बात नहीं बतानी, तो क्या आप पर भी दबाव आया था? दबाव हर वक्त रहता है, दबाव हमेशा रहता है। एक खास वक्त तक दबाव रहता है, उसके बाद फिर दबाव हट जाता है। या कोई धमकी, लोग ये बात, या कोई और जब ये लोग धमकी वगैरह किसी ने अगर दी हो, धमकी जैसे कि कोई बात नहीं, भाई हैं सब और बहुत मोहब्बत करते हैं, मेहरबानी है उनकी। और हम तो हमेशा ही सिर्फ तहरीक लबैक की वजह से नहीं, दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जब भी आप जुल्म के खिलाफ और जालिम के सामने खड़े होंगे तो और आप मजलूम की ढाल बनेंगे तो लाजमी बात है कि आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा और आपके ऊपर जो है वो हमेशा मुश्किलात भी आएंगी। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तहरीक लबैक की भी आवाज़ उठाना मेरे ज़ाती मानने में मजलूमियत है कि अगर कोई इस्लाम का नाम लेता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर और इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बना है उस मुल्क के अंदर अगर कोई हक और सच की बात नहीं कर सकता, अगर इस्लाम के निज़ाम के निफाज की बात नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत की बात नहीं कर सकता, ख़त्म नबूवत की बात नहीं कर सकता, तो फिर क्या बात कर सकता है? तो यही वजह है जिसकी वजह से जब देखें ये बाय चॉइस होता है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं या किसी की बात को सुनते हैं या किसी के मौक़िफ़ को आगे पहुंचाते हैं तो ये बाय चॉइस होता है। ये कोई आपको गन पॉइंट के ऊपर आपसे आपका मौक़िफ़ तब्दील नहीं करवा पाता। ये हमेशा से सारी दुनिया ने देखा है। तो कोई बात नहीं, वो कोई ऐसा प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, तो नॉमिनल चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जी जी,
मैं सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि फर्स्ट क्रैकडाउन के दिनों में जो मतलब पहले क्रैकडाउन मतलब सबसे पहला सोशल मीडिया का जो क्रैकडाउन था उसके अंदर 158 पेजेस थे हमारे फेसबुक के और तकरीबन कोई यूट्यूब चैनल थे काफ़ी सारे और बहुत सारा कुछ था, ट्विटर अकाउंट्स थे तो जिनके ऊपर के इंटरव्यूज़ मैंने किए और वो सारे के सारे जो हैं वो इवन यहाँ तक कि हमें अपनी हार्ड डिस्क भी और सिस्टम से भी हाथ धोने पड़े। तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र होता है किसी को भी बताना या किसी के बारे में अपने बारे में खुद जो है वो ये बताना कि हम बहुत पहुँचे हुए लोग हैं या हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं या हम जो है वो हमने बड़ा मुश्किल वक्त में साथ दिया है या इस तरह उस तरह, ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट होती हैं। जब आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो रेलेवेंट नहीं रहती। रेलेवेंट वही रहता है कि हाँ हमने जाना है, यस हमने जाना है और आगे पेश होना है, पेश होकर क्या जवाब देना है, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन का आंसर मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तकूनु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल के जो जवाबात हैं, अगर आपकी ज़ुबान ही वहाँ पे गुंग हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो बस उसी से खौफ आता है। बाकी मालिक नस्लों से खुशबू आती रहे आपकी, तो इससे आगे कुछ नहीं होता। नस्लों की खुशबू है, देखें ना आज भी नस्लों से खुशबू आती है आक़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की। तो ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है और ये हमेशा तक इसी तरह रखे मालिक जो है वो साबित कदमी नसीब फरमाए, नस्लों में साबित कदमी नसीब फरमाए। जी बिल्कुल। तो साथ जी मुझे तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे चौधरी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जब आपने चौधरी साहब का इंटरव्यू लेना है, जिस तरह वो साबित कदम रहे, हक का अल्लाह उन्होंने बुलंद रखा, तो उनको जो है ना वो हमारी तरफ से खराज तहसीन पेश कर देना। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जिस तरह से आप साबित कदम रहे। मैं कर देता हूँ। मेरे लिए एक अवार्ड काफ़ी है कि एक साहब ने मुझे गाली देकर लिखा था ट्विटर के ऊपर कि तुम्हें गाली तो दे रहा हूँ कि तुम फलां फलां के साथ मिलते हो और फलां फलां के साथ बैठ रहे हो, लेकिन ये भी मुझे यकीन है कि तुम आशिक़े रसूल हो। तो मेरे लिए वही अवार्ड काफ़ी था कि आप मुझे गाली ज़रूर दीजिए लेकिन मेरा मौक़िफ़ जो है उसकी तायीद भी कर दीजिए, तो फिर इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे मुखालफीन भी हैं जो कम अज़ कम ये ज़रूर कहते हैं कि नहीं यार ये खबर सच्ची देता है। तो अगर आज के दौर के अंदर इस तरह की कोई क्रेडिबिलिटी या कोई बंदा इस तरह का क्रेडिबल आदमी आपके सामने मिल जाए, आज के दौर में कोई इस तरह हक के साथ चल पड़े, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस तरह चलते हैं। सही हो गया। तो इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करने की, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे मैंने हामिद मीर को ये जुमला कहा था अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर के ऊपर ही, जब उसने इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी की बात की, तो मैंने उसको साफ लिखा था नीचे, ट्विटर कहीं पे ट्वीट मौजूद होगा, रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, तो मैंने उसको लिखा था कि मैंने लोगों को यानी उशाक को, आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाफ़ियों के जूते तक उठाते देखा है। और वो मैंने खुद अपनी ज़ाती आंखों से हामिद मीर के जूते उठाते हुए लोगों को देखा कि वो जब इस्लाम के हक में बात किया करता था और इस्लाम ने उसको नवाजा। तो इस्लाम का सीना बहुत बहुत चौड़ा है, बहुत वसी है, इस्लाम ने बहुत सारे लोगों को नवाजा, लेकिन बाद में लोग जो हैं वो दूसरी तरफ हो जाते हैं और बदल जाते हैं, रास्ते बदल लेते हैं। तो खैर उनकी अपनी चॉइस होती है, ये बाय चॉइस होता है, मैंने यही बात की, ये बाय डिज़ाइन नहीं होता, ये बाय चॉइस होता है। कोई भी किसी को भी किसी भी वक्त अगर बदलता है किसी भी तरह, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जो इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उनका ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो नफरत करते हैं, जो मुखालफत करते हैं और जो मुखालफत में ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और बल्कि गालियाँ तक और धमकियाँ तक आ जाते हैं, बल्कि ज़दोकोब भी करते हैं। तो उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम अज़ कम वो बात ज़रूर सुनते, समझते और उस बात की गहराई तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो साजिद छोटा सा उनका ये भी मैसेज था कि मसूद साहब को ये भी कहना है कि अगर वो हमारे साथ होते या कभी हमारी मुलाकात होती या होती, यानी आने वाले वक्त में भी अगर होगी, तो हम इनके ज़रूर हाथ चूमेंगे। ये नहीं, ऐसा कोई मेरी ख्वाहिश भी नहीं है और ये इंतहाई गलत बात है जो भी ये मेरे बारे में कर रहा है। नहीं, और इस तरह की कोई ख्वाहिश भी रखनी नहीं चाहिए। मकसद मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ जी मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और ना ही मेरा कोई इस तरह का शौक है। हाँ, अगर आपको हक ही अदा करना है
तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मेहनत कीजिए, हक के लिए मेहनत कीजिए, जालिम के खिलाफ मेहनत कीजिए, जुल्म के खिलाफ डट के मेहनत कीजिए। अगर आपको मेहनत ही करनी है तो, अगर किसी का अदब करना है तो उलमा कराम का अदब कीजिए, सादात कराम का अदब कीजिए, उन खामोश हस्तियों का, सफ़ेद दाढ़ियों वालों का और काली दाढ़ी वालों का अदब कीजिए, उन खवातीन का एहतराम कीजिए जो आज भी गुट्टी में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पाक पेश करने के बाद बच्चों को गुट्टी देती हैं और बच्चों को जो है वो दूध पिलाती हैं। तो उनका अदब कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनके साथ मोहब्बत कीजिए कि उनको बहुत मोहब्बत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत मुश्किलात हैं और जो हम सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। लेकिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतबार रखना, एतमाद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना और आगे बढ़ते रहना है, सफ़र करते रहना है। नस्लों का खेल है, नस्लें लगी हैं नस्लों को ख़राब करने में, तो नस्लों को दुरुस्त करने में भी नस्लें ही लगेंगी। जी। तो चौधरी साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि लोग कह रहे थे कि पूछना है चौधरी साहब से कि नादिर साहब जो थे वो भी काबिल एहतराम है, उनके हवाले से वो आपके गहरे दोस्त हैं, क्या उनको नाराजगी है जो उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को खबरें देना छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं छोड़ी उन्होंने। वो मुझसे तेरा बार बार पूछता है, मुझे बता तो सही उसे क्या बताना है। मैं अक्सर नादिर को ये शेर पढ़ता हूँ। नादिर मेरा भाई है और देखें आप भी मेरे भाई हैं। हर जी शऊर, हर कलमा गो इंसान जो है वो अगर आपके ताल्लुक में है, आपके साथ मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है तो आपको उसका एहतराम करना चाहिए, आपको उसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो वो मेरा बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के आज भी खड़ा है और उस वक्त भी खड़ा हुआ है जिस वक्त के लोग नहीं खड़े होते थे और लोगों को पता भी नहीं था मुश्किल वक्त है, तो हम किसी को बता भी नहीं सकते होते कि मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है। इवन यहाँ तक कि किसी ने अगर मुश्किल वक्त में मुझे पानी का गिलास भी पिलाया है तो मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ और उसका भी एहसान मानूँ। तो हक के साथ खड़े होने में आपको हक वाले चाहिए होते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ अगर कोई हक पे ना भी हो और वो भी आपके साथ खड़ा हो जाए तो आपको उसका एहतराम करना चाहिए। ये मैंने नादिर के लिए बात नहीं की, ये मैंने जनरल बात की है। तो नादिर जो है वो खबर देता है, बिल्कुल देता है। अभी चंद दिन पहले आपने खबर देखी जब साद रिजवी साहब का अकाउंट सस्पेंड हुआ तो नादिर ने जो है वो बाकायदा उस पर वीलॉग किया हुआ है और उसमें खबर जो है वो बाकायदा तौर पर उसने दी है। नादिर आजकल मसरूफ होता है, उसकी जो है वो कमिटमेंट ज़्यादा है, उसकी वजह से वो 1 या 2 या 3 जो है वो मखसूस वीलॉग्स। और दूसरी बात यह कि देखें पॉलिटिकली हर कोई एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मौक़िफ़ की जानिब बढ़ता है, अपनी रेंज बढ़ाता है, रीच बढ़ाता है, ये सबका हक है। ये इसमें कोई जो है वो किसी को नाम रोक सकते हैं, नाम टोक सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी के साथ अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम मतलब बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, हम उन्हें नहीं मना कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, कोई भी बंदा बाउंड नहीं कर सकता। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी ये के कारकुनान को भी ये बात समझनी चाहिए कि सबको इज्जत दें ताकि सब आपको इज्जत देते रहें। और आप किसी के खिलाफ जब जाते हैं, जब उसके खिलाफ स्मीयर कैंपेन करते हैं, जब उसके खिलाफ ट्रेंड करते हैं या उसके खिलाफ आपने हक में तो ट्रेंड नहीं किया, तो जब आप खिलाफ ट्रेंड करेंगे तो जाहिर है वो फिर उसका दिल भी टूटेगा और उसका जो है वो जाएगा। मुश्किल वक्त को हमेशा याद रखें, जो कोई आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, अच्छे वक्त में आपने उसको सपोर्ट करनी होती है और उसको याद रखना होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नादिर खबर देता है, जहाँ कहीं खबर मौजूद होती है वहाँ पर वो खबर देता है, इसमें कोई नहीं है। बाकी मैं जाहिर है अपनी ज़ात को डिफेंड कर सकता हूँ या मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ, किसी की बात नहीं कर सकता। वो उसका अपना हक है, उसका राइट है, वो जो करे जिस तरह करे वो उसकी अपनी ज़ाती जो है वो उसकी चॉइस है। बिल्कुल चौधरी साहब, नादिर साहब साबित कदम रहे, उन्होंने भी डट कर उस वक्त जो है ना वो हक का साथ दिया, रेयर खबर दी। उनका ये बहुत बड़ा एक कारनामा है, उनके इस कारनामे को भुलाया नहीं जा सकता, ये हम एग्री करते हैं। अल्लाह पाक मजीद उनको जो है ना वो इस्तकामत अता फरमाए।
आमीन। और उनके मेरी तरफ से भी सलाम देना, क्योंकि मैं भी उनके सरायकी खित्ते से हूँ, सरायकी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फिर तो आप मेरी तरफ से उसको सलाम दीजिएगा। असल में मेरा उनके साथ रब्ता नहीं होता, इस वजह से। कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू उन तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप चौधरी साहब इस्लामाबाद में यानी ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की ओवरऑल वहाँ पर क्या कंडीशन है? हाँ, क्या हुकूमत इसको डिले करेगी या ये अपनी मुकर्रर मुद्दत पर हो जाएंगे? इस पर थोड़ा वजाहत कर दें। आपने 3 सवालात पूछ लिए मेरे से एक साथ। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इख्तिसार से आपको इन तीनों सवालात के जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल, हुकूमत इलेक्शन करने होने देगी? बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं होने देगी। अभी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होने वाला है, और जो है अभी मुमकिन है कि एक लेजिस्लेशन जो है वो टेबल हो जाए, और उस लेजिस्लेशन के तनाजुर में जो है वो इलेक्शन को सबूताज करने का पूरा एक प्लान है जो कि कामयाब हो जाए। मेयर बनाना है, मेयर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन चाहते हैं नून लीग गो के। नून लीग को मैं पर्सनल जानता हूँ, बड़ी दूर से, लाहौर से ज़ाहिर है, तो ये बेसिकली इस तरह नहीं करेंगे। इन्होंने अगर करना होता तो ये लाहौर में करते, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लफ है, और ये ब्लफ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि लाहौर का अगर इलेक्शन होता है, देखें इन्होंने रावलपिंडी माजरत खाऊं, हैदराबाद और कराची का इलेक्शन नहीं होने दिया। तो ये जो है, अब अगर यहाँ का इलेक्शन करेंगे, इस्लामाबाद का, और कहीं भी इलेक्शन होगा जहाँ पर पब्लिक की से नज़र आती है और ये नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन हार गई है, तो हकीकत में फिर इनका जो नैरेटिव है वो लूज हो जाएगा, ऑन लोअर ग्राउंड चला जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट भी देखेगी, दीगर लोग भी देखेंगे कि हुकूमत जो है वो अपनी जो कह लें कि अपना जो मकबूलियत है वो खो चुकी हुई है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम चीज़ें तब्दील होंगी। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या मैदान में मौजूद दीगर लोग, हाँ, इस्लामाबाद की, अब दूसरे सवाल की जाने में आता हूँ कि इस्लामाबाद का इलेक्शन दरअसल जीत कौन रहा है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, 101 नशिस्तों की अगर बात की जाए, तो जो मेरा तज्जिया है पूरा इस्लामाबाद करने के बाद और दीगर चीज़ें करने के बाद, इस वक्त तहरीक लबैक जो है वो कम अज़ कम 10 सीटें जीतती नज़र आ रही है, जो कि चेयरमैन की, यानी 101 टोटल चेयरमैन की नशिस्तें हैं, जिनमें तहरीक लबैक ने 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, और 10 की पोजीशन ऐसी है कि आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये तो तहरीक लबैक जीत जाएगी। अच्छा, बाकी के ऊपर इंतहाई सख्त मुकाबला है। नून लीग ने 28 उम्मीदवार मैदान में उतारे, पीपल्स पार्टी के पास 11 उम्मीदवार मौजूद हैं, और पीटीआई जो है उसने तकरीबन 80-85 के नज़दीक जो है उसने उम्मीदवार उतारे हैं। तो जो बाकी मानदा बचते हैं जो उम्मीदवार हैं, उनमें आज़ाद उम्मीदवार हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी जगहों के ऊपर तहरीक लबैक ने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ सीट एडजस्टमेंट इस तरह से ज़रूर की हुई है कि कहीं पर काउंसलर जो है वो आज़ाद है, वो तहरीक लबैक का है, किसी दूसरा आज़ाद उम्मीदवार चेयरमैन जो है उसने भी अलायंस किया हुआ है। मेयर के लिए वो जो है वो वोट इधर देगा इनडायरेक्ट वोटिंग में, यानी मेयरशिप के लिए। तो नून लीग ये चाहती है कि डायरेक्ट मेयर जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट हो, ताकि हमारा मेयर आ जाए, नीचे चेयरमैन जिसका भी होगा हम उसके साथ खेल लेंगे। तो ये जो अभी ये चंद दिन पहले भी आपने कई इंटरव्यूज मेरे सुने, जो मैंने मुख्तलिफ उम्मीदवारान के लिए और दीगर लोगों के लिए, उनसे भी ये बात वाज़ेह होती है कि असल मामला जो है वो खाओ पियो प्रोग्राम है, पैसों का मामला है, और बल्दियात जो है इस्लामाबाद की, उसके अंदर ये बिल्कुल भी इलेक्शन जो है उस तरह से नहीं होने देंगे जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तीसरा सवाल जो आपका कि डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों हैं, किस लिए हैं, और क्यों ये इस तरह से कंफ्यूजन पैदा करके कंफ्यूज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि ये चाहते ये हैं कि कंफ्यूजन रहे हर इलेक्शन के अंदर। ये कारकुन को और जो वर्किंग करने वाले लोग हैं उनको कंफ्यूज कर देते हैं इलेक्शन के दिनों में। इलेक्शन के दिनों में कंफ्यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह बनाए हुए है पुरानी से पुरानी, अभी मैं आपको एक खबर देता हूँ कि जिस यूनियन काउंसिल UC 24 का मैं इंटरव्यू भी किया आजर साहब का, उनकी यूनियन काउंसिल में कल रात को 2 जो लिस्टें हैं वो इजाफी
गोलड़ा से इधर डाली गई। जाहिर है वो उम्मीदवार जो है वो गोलड़ा का है, गोलड़ा से कोई ना कोई ताल्लुक है जिसका यहाँ पर वोट जो है वो शिफ्ट करवाया गया है 250-300 वोट, और वो 300 350 वोट 250 300 350 वोट जो है वो विनिंग पोजीशन तब्दील कर सकता है। तो इस तरह के काम पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने किए हैं। आने वाले वक्त में भी ये करेंगे। ये हमेशा इलेक्शन को मैनेज करते हैं। तो उस मैनेजमेंट के तनाजुर में भी जब ये नहीं जीतते नजर आ रहे तो ये अपने तौर पर कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, ताकि एक तरफ कंफ्यूज करें, दूसरी तरफ अपना काम जो है वो उतारें, और तीसरी तरफ फिर जीत के बाहर निकले और कहें कि देखा हमने जो है वो हम पॉपुलर हैं, हम अवाम में पॉपुलर हैं। हालांकि अवाम महंगाई की मारी हुई है, अवाम के ऊपर जो है वो परेशानियां हैं, डॉलर का रेट है, दीगर बहुत सारी चीजें हैं। तो अवाम कभी भी सिटिंग गवर्नमेंट को जो है वो इलेक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम पावर में हैं। जी तो सर जी, आपको वहाँ पर क्या सिचुएशन लगती है? यानी अगर मेयर का वहाँ पर नुमाइंदा जो है वो आ जाता है पीटीआई से, या फर्ज करें नून लीग से आ जाता है, अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान वहाँ पर 10 सीटों से ज्यादा जीत जाती है, जिस तरह पंजाब की सूरत हाल बनी हुई है, क्या इस तरह से वहाँ पर बन सकती है? क्या इसमें तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का रोल आ सकता है? मैं अर्ज कर देता हूँ। एक बात मेरी याद रखें, विनिंग जो है ना, जीत, उसमें पहली नशिस्त ही आपकी मौजूदगी को साबित कर देती है। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी पहली नशिस्त अहम थी, मेरे लिए बलूचिस्तान के इलेक्शन में भी पहली नशिस्त अहम थी, मेरे लिए इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में भी पहली नशिस्त अहम है, मेरे लिए पंजाब असम्बली में भी पहली नशिस्त अहम है, केपी के असम्बली में भी पहली नशिस्त अहम है, मेरे लिए जो है वो सिंध में भी पहली नशिस्त जो है वो अहम थी। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि जब आप पहली नशिस्त जीत जाते हैं तो फिर आपका साबित हो जाता है कि आप ग्राउंड में मौजूद हैं। उसके बाद आप कितनी नशिस्तें जीते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है। सो अभी भी मेरा ये मानना है कि इस्लामाबाद में एक ऐसी सीट है जो चाहिए, जब जिस वक्त जैसे ही उसका नोटिफिकेशन मेरे हाथ में आ जाएगा तो उससे ये बात साबित हो जाएगी पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कि इस्लामाबाद में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के पास एक सीट मौजूद है, विच मीन्स कि पहला ब्लड ड्रॉ हो गया। यानी फर्स्ट ब्लड ड्रॉ, ये मतलब हम एक टर्म यूज करते हैं अंग्रेजी की कि पहली जो पहला कतरा होता है बारिश का, वो सबसे पहला कतरा जो है उसकी अहमियत का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। यानी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवेलियां के अंदर पहली गोली कहाँ से चली, पहला शेल कहाँ से फायर हुआ, पहली चपेट किसने मारी, पहली गाली किसने दी। सो ये सारी चीजें अहम होती हैं। तो इस वजह से पहली नशिस्त इस्लामाबाद में अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को अपनी जगह साबित करनी है कि आने वाले इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए और दीगर चीजों के लिए, तो एक नशिस्त जीतनी इंतहाई अहम और जरूरी है। पहली नशिस्त जीतते ही तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का पता चल जाएगा कि वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो कि है। लेकिन पेपर के ऊपर आपको साबित करने के लिए ये करना पड़ेगा। खवातीन जीतें, खातून जीतें, मर्द जीतें, चेयरमैन बने, कोई भी जीते, whosoever, लेकिन पहली नशिस्त जीतने से ही फैसला हो जाएगा कि हाँ, इस्लामाबाद में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान मौजूद है। तो पहली नशिस्त ज्यादा अहम है। बाद के जो फैसले हैं, बाद की जो बातें हैं, वो उसके बाद है। थैंक यू। चौधरी साहब, आपने अपना ये एक बहुत बड़ा कीमती जो है ना वो टाइम दिया, तो आखिर में कुछ एक मैसेज तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए पैगाम यही है कि डटे रहें, कायम रहें। बल्कि ज्यादातर तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान मुझे पैगाम देती है और तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनान मुझे पैगाम देते हैं। तो मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे पैगाम देते रहते हैं और मखसूस अंदाज में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहते हैं। तो पैगाम तो क्या देंगे, हम सिर्फ अर्ज करेंगे कि अगर कोई आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो लाजमी हमारा सलाम अर्ज करे और सिर्फ ये जरूर बताए कि हाँ, हम भी मौजूद थे उस लड़ाई में जहाँ पर पंजाबी में कहते हैं मावा बच्चे नहीं साम दिया सन ते धीयां भरा नहीं साम दिया सन। तो उस लड़ाई में जो कि दिन और रात की लड़ाई है, जिसके अंदर दुश्मन भी छुपा हुआ है और जिसके अंदर
मुखालिफ भी छुपा हुआ है, वहाँ पर हम भी हैं जो आशना होने की तलब लिए हुए हैं। तो आका कबूल फरमा लें तो बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए भी, और बाकी कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत, कोई और चीज़, कोई पैगाम नहीं है। बस सिर्फ दरख्वास्त है कि वो शाख जो उनकी जिस तरह नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए से मन बूदम कहा ना मीर खुसरो ने, तो बहरसू रख से बिस्मिल बूद शब जाए से मन बूदम, और खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाम कहाँ खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए से मन बूदम। और जो सुनने वाले देखने वाले हैं जब वो उस मजलिस और उस महफिल में बैठे, तो अगर हमारा भी जिक्र हो जाए वहाँ, हमारे लिए कोई बुरी ही बात हो, कोई शिकायत ही हो, कोई चीज़ ही हो, कुछ भी हो, किसी तरह भी हो, लेकिन अगर हमारा भी जिक्र वहाँ पर हो तो उससे बड़ी सादत इंसान के लिए कोई नहीं। तो दरख्वास्त है सिर्फ कि जब कोई भी सुनने वाला, देखने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला उस मजलिस का अमीन हो, तो ज़रूर हमारा भी सलाम सूए तैबा अगर अर्ज हो जाए तो हमारे लिए यही एजाज़ की बात है। बस यही अल्फाज हैं, और तो इंसान के पास अल्फाज कोई नहीं होते। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना लंबा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और आपने मुझे बर्दाश्त किया बड़े सब्र के साथ। ये तो और मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। मेरी खुशकिस्मती, हमेशा अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे नाज़रीन चौधरी मसूद साहब। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।